विद्यालय के अंदर प्रार्थना की घंटी बजती है और जैसे जैसे घंटी बजती है वैसे वैसे बच्चे फील्ड के अंदर आ रहे थे। शिक्षक बच्चों की लाइन लगाने के लिए उन्हें आवाज देते हैं। बच्चे वहां पर लाइन में लग जाते हैं, पूरी प्रार्थना हो जाती है। लेकिन शिक्षक वहां पर बेइंतहा परेशान थे। आज कुछ परेशानी का कारण भी था। प्रार्थना जैसे ही खत्म होती है तभी शिक्षक बच्चों से कहते हैं कि ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो आज नहा करके के नहीं आए हैं। तभी बच्चों ने बड़ी संख्या में हाथ खड़े कर दिए। सबके सब बच्चे कहते हैं कि सर हम तो नहा करके आए हैं। लेकिन कुछ उसमें ऐसे भी बच्चे थे जो नहा करके नहीं आए थे। शिक्षक को उन पर गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि यदि कल तुम नहा करके नहीं आए तो तुम्हारी कल बहुत ज़्यादा पिटाई करूँगा। शिक्षक ने जब ये आदेश दिया तो उसके बाद बच्चे क्लास में चले जाते हैं। अगला दिन निकल आता है। अगला दिन निकलने के बाद शिक्षक फिर परेशान हो जाते हैं। आखिरकार अगले दिन दुर्घटना का जो लेवल था वो बढ़ गया था। उन्होंने फिर प्रार्थना खत्म होने के बाद बच्चों से पूछा कि कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो आज नहा करके नहीं आए। तभी 4-5 बच्चे हाथ खड़ा करके कहते हैं कि सर आज हम नहा करके नहीं आए हैं। शिक्षक को गुस्सा आता है। सबको 2-2 डंडियां मारी जाती हैं और कहा जाता है कि यदि कल विद्यालय आना है तो नहा करके आना है। यदि विद्यालय में नहाए बिना आए तो तुम्हें स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा। तीसरा दिन भी आता है और तीसरे दिन भी ठीक उसी तरह की स्थिति थी। दुर्गंध लगातार आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे दुर्गंध इन्हीं बच्चों में से आ रही है। प्राइमरी पाठशाला का जो मामला था, शिक्षक को गुस्सा आता है। अब बेवजह कई बच्चों को शिक्षक ने पीट दिया और कहा कि यदि विद्यालय में आओगे तो नहा करके आना है। फिर चौथा दिन आ जाता है और चौथे दिन भी कुछ ज़्यादा ही स्मेल आती है। और जब प्रार्थना के बाद शिक्षक ने पूछा कि कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो नहा करके नहीं आए, तो सभी बच्चे हाथ खड़े करके कहते हैं सर नहा करके भी आए हैं और कपड़े भी धुलवा करके पहन करके आए हैं। मम्मी पापा से कहा कि रोज डांट पड़ती है स्कूल में, आप कपड़े साफ सुथरे क्यों नहीं पहनाते हो, आज साफ पहन के आए हैं। शिक्षक परेशान हो जाते हैं। तभी एक बच्चे को गांव के प्रधान के पास भेजा जाता है। प्रधान जी से कहा जाता है कि जल्दी से आप विद्यालय में आ जाइए। प्रधान जी भी शिक्षक की बात सुनने के बाद सीधा विद्यालय चले जाते हैं और आने के बाद पूछते हैं कि क्या बात है गुरुजी, क्यों परेशान हो रहे हो। तभी वो कहते हैं कि 3-4 दिन हो गए हैं लगातार दुर्गंध आ रही है। मुझे लग रहा था कि बच्चों के अंदर से दुर्गंध आ रही है, लेकिन माजरा कुछ और है यहाँ पर, आप जरा पता कराइए। तभी गांव के एक सफाई कर्मचारी को बुलाया जाता है। प्रधान जी जब सफाई कर्मचारी को लेकर के आते हैं तो ये देखा जाता है कि किधर से बदबू आ रही है और किधर से दुर्गंध आ रही है। तभी वो ढूंढता ढूंढता एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर विद्यालय का एक शौचालय बना हुआ था। उसी शौचालय के पास एक सेप्टी टैंक बना हुआ था जिस पर एक पत्थर सा रखा हुआ था। अब सभी को ये शक था तो शायद इसके अंदर से दुर्गंध आ रही है। तभी सफाई कर्मचारी को उस सेप्टी टैंक के अंदर उतारा जाता है। वो जाकर के देखता है तो उसके अंदर एक ऐसी चीज पड़ी हुई थी जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा ही दुर्गंध आ रही थी। दरअसल उसमें एक लाश पड़ी हुई थी और लाश भी किसी और की नहीं थी, स्टूडेंट की थी, छात्र की थी। और जैसे ये पता पूरे गांव में चलता है, गांव के सैकड़ों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पुलिस आती है और तब कहीं जाकर के ये पता चलता है कि इस बदबू आने का कारण क्या था। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना अपने आप में वाकई में बहुत बड़ी चिंता का विषय बनने वाली है, परेशान करने वाली है। दरअसल एक बच्चा अभी जिसकी उम्र 15-16 साल थी, उस बच्चे का एक ऐसी महिला से प्रेम प्रसंग हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है रायबरेली और इसी जिले का एक थाना लगता है लालगंज। दरअसल बात कर रही हूँ 14 जुलाई 1999 की। रात के लगभग 9 बजे के समय था। इस घर का जो मालिक था वीरेंद्र त्रिपाठी उसका नाम होता है। उसका बेटा होता है 15 साल का जिसका नाम होता है विजेंद्र उर्फ पिंटू त्रिपाठी, जो कि आज घर नहीं आया था। माँ और बाप बहुत ज़्यादा परेशान थे। ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ इस बच्चे को तलाश नहीं किया गया था। आसपास के घर हो या फिर उसके दोस्त हो, उसके विद्यालय के शिक्षक हो या फिर जहाँ जहाँ उसका आना जाना था वहाँ वहाँ के लोग हों, सभी के पास बारी बारी से जाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या तुमने पिंटू को देखा है। रात के 9 बज जाते हैं लेकिन पिंटू की कोई खबर नहीं लगती है।
तभी गांव के आसपास के लोग वहां पर परेशान हो जाते हैं और सीधा इकट्ठे होकर के पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। लालगंज के थाने में जाकर के एसएचओ से कहते हैं कि साहब हमारा बेटा स्कूल गया था, यानी कि विद्यालय में भी जाके पता किया, लेकिन विद्यालय पढ़ने के लिए गया था, लेकिन विद्यालय में वो बच्चा नहीं मिला है। तभी उनसे पूछा जाता है कि वो कहाँ पढ़ता था, तो लालगंज में ही एक लिटिल फ्लावर उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसमें कक्षा 10 का वो छात्र होता है। अब विद्यालय के अंदर जाकर के पूछा, प्रिंसिपल से पूछा, छात्रों से पूछा, सभी ने कहा कि उसे तो हमने अंतिम घंटे तक देखा था। विद्यालय में जैसे रोज की तरह वो आता था, आज भी उसी तरीके से आया था। विद्यालय की जब छुट्टी होती है तभी वो यहाँ से गया था, लेकिन वो यहाँ पर अब घर नहीं पहुँचा है। तो आखिर कहाँ गया है, सभी के लिए बड़ी परेशानी वाली बात थी। जब भी एसओजी कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, आप उसको तलाश करिए और हम सभी इसको देखते हैं। यदि 10 बजे तक वो लौट करके नहीं आता है तो समझ लेना कि हम इसमें मुकदमा दर्ज करेंगे और हम इस मामले की जांच पड़ताल करेंगे कि आखिरकार तुम्हारा बेटा पिंटू कहाँ चला गया है। जब इस बात की तलाश करने की कोशिश की जा रही थी, पूरी रात निकल जाती है। उसके पिताजी जो होते हैं वीरेंद्र, और वो अपने पड़ोसी जो आसपास रहने वाले जो लोग थे, जो किराएदार होते हैं, उसके साथ मिल करके वो पूरी रात ऐसे ही अपने बेटे को तलाश करते रहते हैं, लेकिन बेटा नहीं मिलता है, घर नहीं पहुंचता है। और ये बहुत बड़ी संख्या में 10, 15, 20 लोग थे। फिर रातों रात ढूंढते ढूंढते लोग थाने पहुंच जाते हैं और कहते हैं साहब हमने पूरी रात पिंटू को तलाश किया, लेकिन पिंटू घर नहीं पहुंचा है। माँ और बाप का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। आसपास के लोगों को भी तरस आ रहा था कि आखिरकार इनका बेटा गया तो कहाँ गया, क्योंकि इससे पहले कभी इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पुलिस वालों ने गुमशुदगी दर्ज की और दर्ज करने के बाद आसपास के थानों को भी संपर्क किया। इसके अलावा एक अभियान चलाया जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग उस बच्चे को तलाश करने के लिए जुट जाते हैं और हर जगह उसको तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता है। 14 जुलाई को गायब होता, 15 जुलाई को मुकदमा दर्ज हुआ, 16, 17, 18 इस तरीके से एक एक दिन कर करके गुजर रहा था। जब 4-5 दिन गुजर जाते हैं तब कहीं जाकर के पुलिस वालों की चिंता बढ़ने लगती है, क्योंकि अब ये बात केवल इस घर तक सीमित नहीं थी, बल्कि आसपास तक सीमित नहीं थी, बल्कि जो लालगंज है उस लालगंज के जितनी भी दुकानें हैं उसको बंद करा दिए गए। लोग सड़कों पर उतर आए, हंगामा शुरू हो जाता है। जैसे ही हंगामे की शुरू खबर मिलती है तो लालगंज के पुलिस स्टेशन के अलावा जो उच्च अधिकारी थे रायबरेली के, वो भी मौके पर आ जाते हैं और मौके पर आने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं कि आखिरकार वो बच्चा कहाँ गया है। इधर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इधर पुलिस वाले भी समझाने की कोशिश कर रहे थे। 7 दिन बीत जाने के बाद भी जब बच्चा नहीं मिलता है तो लगातार उबाल बढ़ रहा था। तभी उच्च अधिकारी एसडीएम, एसएसपी वगैरह जो थे वो सभी मौके पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमें सिर्फ 3 दिन की मोहलत दे दीजिए, जितनी जल्दी हो सकेगा हम इस बच्चे की तलाश करके आप लोगों को दे देंगे। जब 3 दिन की मोहलत मांगी जाती है तो सब लोग सहमत हो जाते हैं। धरना प्रदर्शन यहाँ पर खत्म हो जाता है। जैसे ही धरना प्रदर्शन यहाँ पर खत्म होता है, अब कहीं ना कहीं पुलिस पर लगातार प्रेशर बढ़ रहा था। अब 3 दिन भी यहाँ पर बीत जाते हैं, तब कहीं जाकर के पुलिस वालों की और चिंता बढ़ जाती है। लेकिन इसी बीच में जो इस लड़के के पापा होते हैं, पिंटू के पापा वीरेंद्र जो होते हैं, वो पुलिस के पास पहुँचते हैं और जाकर के कहते हैं कि साहब एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दरअसल वो बात कुछ और नहीं थी, बल्कि जैसे ही इनका लड़का गायब होता है वैसे ही तीसरे दिन एक घर में इनके पर्ची आकर के गिरती है और पर्ची में लिखा हुआ था कि हमने तुम्हारे बेटे का अपहरण कर लिया है, यदि अपनी बेटे की सलामती चाहते हो तो हमें 5 लाख रुपए की व्यवस्था कर दो और सीधा तुम्हें आना है उस एसटीडी बूथ के पास। एसटीडी बूथ के पास जाने के लिए आदेश दिया गया था। ये उस पर्चे के आधार पर एक तरफ पूरे शहर में धरना प्रदर्शन हो रहा है, लोगों में उबाल आ रहा है, और दूसरी बात इसके बात को बाप ने छिपा करके रखी। जब वो एसटीडी बूथ पर जाता है, एक फोन आता है, फोन सुनता है तो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि हमने तुम्हारे बेटे का अपहरण कर दिया है, 5 लाख रुपए का इंतजाम करना है। इधर पूरे शहर में हंगामा चल रहा है, शोर शराबा चल रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, इसको खत्म कराइए, 5 लाख रुपए का इंतजाम कराइए। और पुलिस वालों को तुमने ये बताने की कोशिश की कि हमने तुम्हारे बेटे का अपहरण कर लिया है तो तुम अपने बेटे की जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। अब बाप यहाँ पर करे तो क्या करें।
गांव के आसपास के शहर के लोगों की संपत्ति इसके प्रति बढ़ रही थी और बच्चों के लिए लगातार धमकियां मिल रही थी। कभी पुलिस वालों को शक होता है, पुलिस वाले इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच यानी कि 3 दिन और बीत जाते हैं, यानी कि अब 14 जनवरी को गायब हुआ था और 24 जुलाई को ये पास का ही एक गांव होता है, गांव पहाड़ीपुर मजलीपुर, वहां पर एक टैंक में से लगातार बदबू आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी। पता चलता है कि दुर्गंध कहीं और से नहीं बल्कि शौचालय के सेप्टिक टैंक से आ रही है। जैसे वो लाश निकल करके आती है, उसके कपड़ों के आधार पर यानी कि उसके यूनिफॉर्म के आधार से ये पता चलता है कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि पिंटू है, क्योंकि पिंटू यही लालगंज में रहने वाला था। लालगंज का ही वो बच्चा था, 10वीं क्लास में पढ़ता था और वो पास के ही गांव के प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। यानी कि सेप्टिक टैंक में मिलना ये पुलिस के लिए चिंता का मामला था। इस मामले की जब जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं तो पुलिस कई दिन बीत जाते हैं, पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता, पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता जिसके आधार पर ये कह सके कि आखिरकार हत्यारा कौन है। पुलिस फिर इस बच्चे के कमरे की तलाशी लेते हैं जहां पर उसकी किताबें रखी हुई थी और उस किताबों को तलाश करते करते ऐसी किताब मिलती है जिस किताब में कुछ प्रोन की बातें होती हैं, यानी कि कुछ ऐसी अश्लील बातें लिखी हुई थी। उस किताब को देखते हैं तो एक सामान्य बच्चा ऐसी किताब कभी पढ़ नहीं सकता। पुलिस वालों ने इसी बात का अंदाजा लगाया। उस किताब की जब पन्ने पलटते हैं तो आखिरी पन्ने पर शाम लिखा हुआ था और जैसे ही उस शाम को पढ़ते हैं तो सब के सब वहां पर जो आसपास के लोग थे वो कहते हैं कि सर शाम तो जो लालगंज का बस स्टैंड है वहां पर जो दुकानदार है उसके दुकान का नाम शाम है, शाम बुक डिपो। तभी पुलिस वाले जो होते हैं वो शाम डिपो के पास जाते हैं और कहते हैं कि या तो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, क्योंकि इससे पहले पुलिस को कोई सबूत, कोई ऐसी चीज़ हासिल ही नहीं हुई थी जिसके आधार पर दायरे तक पहुंच सके। लेकिन जब शाम के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि किताब तुम्हारे यहाँ की लिखी हुई है, तो वो कहता है कि हाँ, ये किताब मेरे ही हाथ का लिखा हुआ है शाम। फिर वो पूछते हैं कि क्या तुम बता सकते हो कि इस किताब के बारे में? तो उसने कहा कि मेरी किताब है, एक बच्चा है जिसका नाम पिंटू है जो 14-15 साल का है। वो इस किताब को लेने के लिए यानी कि हर 10वें दिन 15 दिन वो किताब लेकर के आता है और ऐसी किताब लेकर के वो चला जाता है। लेकिन इसकी क्या खास बात है, क्योंकि इसकी किताब में एक ऐसा लेटर लिखा हुआ था जिस लेटर को देख करके हम भी बहुत हैरत में थे, बहुत परेशान थे। मैंने सोचा कि जब वो वापस आएगा तब वो उस किताब के साथ उस लेटर को भी उसको दे देगा। असल में उस किताब में जो लेटर था उस लेटर के अंदर यह लिखा हुआ था कि तुम्हारे अंकल को शक हो गया है, इसलिए अभी तुम कुछ दिन के लिए शांत हो जाना और ये किताब अभी लेकर के तुम मत आना, इसलिए कुछ बवाल न हो जाए। बेटा पिंटू, तुम अपना ख्याल रखना। जब इस लेटर पे लिखे हुए को पुलिस वाले अब देखते हैरान थे कि आखिरकार ये लेटर लिखा किसने है। अब ये तो बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है क्योंकि इस लड़के का किसी न किसी महिला से कोई ना कोई कनेक्शन है। अभी ये अंकल किसको कहता है, अब ये आसपास के घरों में ये सब जितने लोग थे सबको बुलाया जाता है, बातचीत की जाती है। तभी बातचीत से ये पता चलता है कि अंकल ही किसी और को नहीं बल्कि अपने ही घर में जो रहने वाला धर्मेंद्र है उसको ये अंकल कहता था, जो किराएदार था। अब उस किराएदार यानी कि धर्मेंद्र को जब पुलिस बुलाती है, उससे बातचीत करने की जब कोशिश करती है तो पता चलता है कि उसके पत्नी से इसका ये मेल कर जाता है। उसकी पत्नी भी ऐसे ही लेटर पढ़ा करती थी। जब उसे डांट फटकार करके पूछा जाता है कि तुम्हें ये लेटर क्यों लिखा, उसको क्या बात है इसके पीछे की, तब वो कहती है कि सर एक दिन शाम बुक डिपो के दाम जब खरीद रहे थे तो मुझे ऐसी किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था जिसमें कुछ ऐसी गंदी संदी बातें लिखी हुई होती है, लेकिन मैं नॉवेल लेने के लिए जाया करती थी। इसलिए जब मुझे कोई बहाना नहीं मिला तो एक दिन मुझे पिंटू उस दुकान से कुछ खरीदारी करते हुए मिलता है। तभी वो कहती है कि पिंटू, ये किताब तुम अपने नाम से अबॉर्ड कर दिया करो और मुझे ला करके तुम दे दिया करो। ऐसे ही वो लड़का किताबें लेकर के वहाँ पर आता है। किताबें लेने के बाद ये महिला जब इस किताब को पढ़ रही थी और इस बच्चे को अपने पास बिठाया और इसके उम्र 14-15 साल की थी, महिला की उम्र 30-32 साल की उम्र की थी। और वो किताब पढ़ते पढ़ते कब वो उत्तेजित हो जाते हैं और कब उस बच्चे के साथ वो जबरदस्ती कर बैठती हैं। पहले दिन तो उस बच्चे को थोड़ा सा ऑड लग रहा था, बुरा लग रहा था, लेकिन ये उसकी अब आदत बन जाती है। इस किराएदार जब घर में नहीं होता था
तभी वो स्कूल के बाद में यानी कि जब भी मौका मिलता था रात बिरात में उस बच्चे को अपने पास में बुलाया करती थी और उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाया करती थी। लंबे समय से ऐसा ही चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना नहीं करी थी। उसके पति को वो किताब मिल जाती है। किताब मिलने के बाद थोड़ा उसको शक होता है और वो पूछता है उसका पति कि ये किताब आखिरकार किसकी है, क्या है। उस औरत ने तमाम तरीके के बहाने बनाने शुरू कर दिए। जब वहाँ से कोई सफलता नहीं मिलती तब वो कहता है कि मैं लखनऊ किसी काम से जा रहा हूँ, वापस आने में मुझे थोड़ा वक्त लग जाएगा। लेकिन जैसे ही वो लखनऊ के लिए निकलता है और घंटे 2 घंटे के बाद उसने अपने उस मकान मालिक के बेटे के पिंटे को अपने घर बुला लिया और बुलाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। तभी यहाँ पर उसका पति धर्मेंद्र आ जाता है और धर्मेंद्र जब अपने आंखों से झरोखे से झाँक करके देखता है तो उसकी पत्नी उस बेटे के साथ गलत अवस्था में थे। दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे। तभी वो अंदर गुस्से में जाता है, डांट डबड़ करता है, फटकारता है। लड़का तो अपने घर में घुस जाता है, लेकिन महिला के साथ वो बेइंतहा मारपीट करता है और उससे बातचीत करने की कोशिश करता है कि यह सब कब से चल रहा है। तो पता चलता है कि कई महीने से ऐसे ही दोनों के पीछे शारीरिक संबंध बन रहे थे। तभी उसे गुस्सा आता है धर्मेंद्र को और यहीं से वो उसको ठिकाने लगाने की योजना बनाता है। 14 जुलाई को जब स्कूल से वो पढ़ करके आ रहा था तभी धर्मेंद्र इसके स्कूल के पास पहुंच जाता है और कहता है कि बेटा पिंटू, तुम घर जा रहे हो, मैं भी तो उधर जा रहा हूँ, आओ मेरे साथ, मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ। बजाय उसको घर छोड़ने के वो पास का जो गांव होता है उस पास के गांव लेकर के जाता है पहाड़ीपुर में, और पहाड़ीपुर में एक नरेश श्रीवास्तव है उसके घर ले जा करके कहता है कि थोड़ी देर यहाँ पर कुछ खाएंगे पिएंगे बातचीत करेंगे, उसके बाद फिर घर चले जाएंगे। यहाँ पर पहले से ही वसूली गांव के रहने वाले रामश्याम और पंकज भी मौजूद थे। इन चारों लोगों ने धर्मेंद्र, राधेश्याम, पंकज और नरेश श्रीवास्तव ये बैठ करके वहाँ पर शराब वराब पीते हैं। उस लड़के को भी पिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़के ने शराब पीने से मना कर दिया और तभी उसने पूछा कि आखिरकार तुम कैसे कैसे करते थे। लड़का जैसे जैसे बात बता रहा था, जैसे जैसे उसने शुरुआत बताई, आखिर बताई, बीट बताए, उसके पत्नी के साथ संबंधों की जो बातें बताई, वैसे वैसे धर्मेंद्र का गुस्सा बढ़ता चला जाता है। अब उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर देता है। जैसे ही अंधेरा होता है, पहाड़ीपुर का जो गांव है, विद्यालय प्राइमरी पाठशाला जो है उसमें तीनों चारों जाते हैं और वहाँ के सेफ्टी टैंक का जो ढक्कन होता है उसको भारी वजनी होता है उसको हटाते हैं और हटा करने के बाद उस डेड बॉडी को उसके अंदर डाल देते हैं। उधर तो हंगामा हो रहा था और धीरे धीरे ऐसे वक्त गुजर रहा था, वैसे वैसे लाश वहाँ पर सड़ रही थी और सड़ते सड़ते जब ज़्यादा दुर्गंध आती है तो पता चलता है कि लाश किसकी दबी हुई थी। पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार किया, जो चारों दोस्त होते हैं, साथ ही जो महिला होती है उस महिला का इस हत्याकांड से कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन शुरुआत सामाजिक स्तर से जो गड़बड़ी की थी उस महिला ने ही की थी। उस महिला ने उस बच्चे का गलत फायदा उठा करके उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रही थी, जो बिल्कुल गलत था, और पुलिस ने उनको उस महिला को छोड़ के उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और अपने बच्चों पर ध्यान रखें। आपके बच्चे कहाँ किसके साथ उठते हैं बैठते हैं, अपने बच्चों के जो बैग होते हैं उनको भी समय समय पर चेक करते रहें। आज का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है, सब बच्चों के पास मोबाइल होते हैं, मोबाइल को भी बीच बीच में टैग करते रहें और देखते रहें कि बच्चा किसके संपर्क में है और किसके नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा गलत रास्ते पर चला जाए और उसकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए ब्रेक लग जाए या फिर उसकी ज़िंदगी हमेशा अंधेरे में चल जाए। क्योंकि बच्चे यहाँ पर ऐसे, बच्चे की उम्र बहुत कच्ची होती है, उनकी बुद्धि जो होती है बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होती है, दुनियादारी की उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती तो क्या सही है क्या गलत है, तो ये देखना बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।